मैं ट्रेन में एक टीटी था। पिछले 20 साल से मैं ये नौकरी कर रहा था। स्टेशन पर तरह तरह के लोग आते जाते, पर एक लड़की पिछले 2 दिन से स्टेशन पर आकर रोज बैठ रही थी। वो कुछ खाती नहीं थी न पीती थी, बस लगातार एक ही सीट पर बैठी रहती। कई ट्रेनें आईं और गुजर गईं, पर वो कभी किसी भी ट्रेन पर सवार नहीं हुई। मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं चाय और केक लेकर उसको देने लगा और खाने के लिए इंसिस्ट किया, मगर उसके चेहरे पर चादर ढकी हुई थी। लेकिन न जाने क्यों उसकी आंखें मुझे देखी देखी सी लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करूंगा। जैसे ही उस लड़की ने चादर हटाई तो मेरे होशो हवास उड़ गए। मैं जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म पहनकर कमरे से बाहर आया था। मेरी पत्नी मुझे देखते हुए बोली कि एक बार मेरा हाल भी पूछ लिया करें। हर वक्त आप अपनी मम्मी के पास ही बैठे रहते हैं। एक बार भी आप कमरे में नहीं आए और आज भी आप अपनी मम्मी के कमरे में ही सो गए। भला ये कहाँ का इंसाफ है सुमित। उसकी बात सुनकर मैं फौरन से बोला कि मैं कमरे में आना चाहता था, लेकिन मम्मी काफ़ी उदास थीं, इसलिए मैं उनके पास ही लेट गया। फिर बातों ही बातों में वक्त का पता ही नहीं चला, और तुम जानती हो कि 2 दिन का थका हुआ था, इसलिए वहीं पर सो गया। अब बताओ क्या बात है, कोई परेशानी है? जबकि वो मुंह बनाकर बोली कि जाकर अपनी मम्मी से ही पूछ लीजिए क्या परेशानी है और कौन सी उदासी है उन्हें। आपको उनकी वजह से मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। 2 दिन से आप मेरे पास भी नहीं आए। जब शादी हो जाती है तो माँ से ज्यादा पत्नी का हक होता है। उसकी बात सुनकर मैं फौरन से बोला, बिल्कुल भी नहीं। माँ का फर्ज अपनी जगह और पत्नी का फर्ज अपनी जगह होता है। तो इस तरह की बातें नहीं करो, और अगर कोई परेशानी है तो मुझसे कहो, वरना मैं निकल रहा हूँ। जॉब का वक्त शुरू हो चुका है। तुम्हारी बातों की वजह से ही मुझे देर हो रही है। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी फौरन ही किचन में चली गई थी और वहां जाकर बर्तन गुस्से से पटकने लगी और बात बढ़ने लगी थी। हाँ, यहाँ तो मैं खाना पकाने के लिए ही आई हूँ ना। पता नहीं क्यों मुझसे शादी की है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं आप पर जबरदस्ती सौंप दी गई हूँ। एक बच्चा पैदा कर दिया, कोई एहसान नहीं किया। इस बच्चे की खैरियत भी पता करनी होती है। बच्चा रात को पापा पापा कहकर सो गया, लेकिन आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। किस बात की? वो काफी बुलंद आवाज में चीख रही थी। मैंने एक नजर अपनी माँ के कमरे पर डाली थी और खामोशी से उसके पास आ गया। वो और कुछ कहती इससे पहले ही मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको देखते हुए नरमी से बोला कि देखो, तुम्हारी भी माँ है। तुम अपनी माँ के हिसाब से ही मेरी तकलीफ को समझो। मेरे पापा नहीं है, मम्मी को मेरा साथ चाहिए होता है। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन तुम जवान हो, समझदार औरत हो। अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगी तो फिर मैं कहाँ पर जाऊंगा, बताओ। और वैसे भी एक हमसफर ही अगली की परेशानी को समझता है, लेकिन तुम मेरी परेशानी को समझना ही नहीं चाहती हो। प्लीज मेरी तकलीफ को समझो। यार, मम्मी भी जरूरी हैं। पापा की डेथ को अभी वक्त ही कितना हुआ है जो तुम इस तरह की हरकतें कर रही हो। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी खामोश हो गई थी और मुंह बनाते हुए बोली कि बस यही सफाई तो देनी आती है आपको। अब मैं क्या कहूँ, मर्जी है आपकी। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। फिर आपको एहसास होगा कि पत्नी क्या होती है। जब न वक्त पर कपड़े धुले हुए मिलेंगे और ना घर पर आने पर खाना पका हुआ मिलेगा। जबकि उसकी बात सुनकर मैंने फौरन उसे अपने गले से लगा लिया था और उसके सर को पकड़ते हुए बोला कि अरे क्या हो गया है तुम्हें, प्लीज माफ कर दो ना। अब ऐसा नहीं होगा। आई एम सो सॉरी। मेरे रिक्वेस्ट पर वो खामोश तो हो गई थी और मुझे देखते हुए बोली, लेकिन मैं फिर भी वही बात दोहराऊंगी, माँ से ज्यादा पत्नी का हक होता है। जबकि मैं अब खामोश हो गया, क्योंकि मैं जानता था मैं एक ऐसे पत्थर पर सर फोड़ रहा था जिसको जितना समझाया जाए वो उतना ही उलझता है। मैं सर हाँ में हिलाकर कुछ देर उसके पास खड़ा रहा था और फिर बाय बोलकर स्टेशन की तरफ बढ़ गया। गाड़ी चलाते हुए भी मेरे दिमाग में मेरी पत्नी की बातें ही चल रही थी। रात जो मम्मी ने मुझे बताया था, उसके बावजूद भी मेरा व्यवहार मेरी पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा था। अगर मेरी जगह कोई और होता तो अब तक अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देता। लेकिन मैं एक समझदार मर्द था। मैं समझता था कि ऐसे थोड़ी बहुत रंजिशें तो हर घर में होती हैं। अगर हम पेड़ों को संभालने की जगह उनको उखाड़ दें तो हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं। पर अचानक ही मुझे गुजरे हुए वक्त का वो पल याद आ गया था जब मेरी माँ मुझे समझाती थी कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी तुम समझते हो। हर चीज सीधी नहीं होती। हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तुम एक बार उस लड़की पर गौर कर लो
और मैं हमेशा मना कर देता था कि मुझे शादी ही नहीं करनी है, मुझे अपनी पसंद की लड़की से करनी है। पर आज मुझे एहसास हुआ था कि काश मैं अपनी मम्मी की बात पर ध्यान देता, तो आज मेरे हिस्से में एक ऐसी औरत नहीं आती जिसे सिर्फ और सिर्फ खुद से ही मतलब था। काफ़ी देर तक मैं ऐसी सोच में रहा, लेकिन स्टेशन आते ही मैंने अपना ध्यान सटक दिया था। अगर अभी मैं घर के मामलों पर ही ध्यान रखा रहता, तो मैं कभी भी काम नहीं कर सकता था। गाड़ी मैंने पार्किंग में लगाई और केबिन में चला गया। वहां पर जाकर मैंने अपनी हाजिरी लगाई और सामान वगैरह उठाकर ट्रेन में आ गया था। धीरे धीरे पैसेंजर चलना शुरू हो रहे थे। तकरीबन आधे घंटे के बाद ट्रेन चलने वाली थी। फिलहाल मैं एक तरफ बैठ गया। मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था, इतना कि शब्दों में बयान भी करना मुश्किल था। मुझे मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल आया कि मम्मी को ओल्ड एज होम भेज देता हूँ, वहाँ पर जाकर वो सुकून से तो हो जाएंगी, उनके जैसे कई लोग भी वहाँ पर होंगे और मैं छुट्टी के बाद उनसे मिलने के लिए रोज़ चला जाया करूँगा। वहाँ के लोगों को पैसे भी दूंगा ताकि वो मम्मी का ख्याल रखते रहें। लेकिन फिर मैं ये सोचकर रुक जाता था कि अगर किसी को पता चल गया कि मैं मम्मी को ओल्ड एज होम भेज रहा हूँ, तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मामले सुलझने की जगह और ज़्यादा उलझ जाएगा। इसलिए मैंने खुद को संभाल लिया था। कुछ ही देर के बाद अनाउंसमेंट हो गई थी और फिर ट्रेन चल चुकी थी। सारे पैसेंजर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए थे। कुछ देर के बाद मैं अपनी जगह से उठा और सबसे टिकट वसूल करने लगा। अभी मैं 2 पैसेंजर के बाद तीसरी लाइन में आया ही था, जब एक औरत मेरे आगे हाथ जोड़कर बोली कि मेरे पास तो कोई टिकट नहीं है। मुझे नहीं पता था कि ट्रेन में टिकट के साथ बैठा जाता है। बेटा, मैं पैसे दे देती हूँ, मेरे पास बस ये 200 रुपए हैं। वो औरत काफ़ी बूढ़ी थी। मैं उनको देखते ही बोला कि अम्मा, आपके पास टिकट नहीं है, आपने सीट ली हुई है। आपको पता है कि एक टिकट कितने का है? जबकि वो घबराए हुए लहजे में बोली कि बेटा, मेरी बहू मुझे स्टेशन छोड़कर गई है। उसने कहा था कि चढ़ जाओ आराम से, अपने दूसरे बेटे के पास पहुंच जाओगी। मेरा बेटा ही मुझे मेरे छोटे बेटे के पास लाया था। उसने टिकट वगैरह खरीदी होगी, मुझे तो उसने कुछ भी नहीं बताया। मैं तो सोते हुए आई थी, अब सोचा सोते सोते ही चली जाऊंगी। बड़े बेटे से बात की थी, उसने मना कर दिया कि वो नहीं आएगा, लेकिन आपको खुद आना पड़ेगा। तो बहू तो मना कर रही थी कि अब आने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर मेरा छोटा बेटा काम करता है, उसकी पत्नी भी नौकरी करती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने बड़े बेटे के पास ही चली जाती हूँ। उसके बच्चे हैं, मेरा ज़रा दिल भी लग जाता है उनसे। इस औरत की बात सुनकर अचानक से ही मुझे मेरी मम्मी का ख्याल आ गया था और शिद्दत से मुझे एक भाई की कमी महसूस हुई। काश मेरा भी कोई भाई होता, तो कम से कम वो मम्मी का ख्याल तो रख सकता था। काश उसकी पत्नी अच्छी होती। पर मैं अपना सर झटककर उस औरत के पास बैठ गया था और उनको समझाने लगा कि आप गलत ट्रेन में बैठ गई हैं, इस तरह सफ़र नहीं किया जाता। अभी जैसे ही मैं उस औरत की शक्ल देखता, फ़ौरन ही मुझे मेरी मम्मी याद आ रही थी। न जाने क्यों उस औरत की शक्ल में मुझे मेरी मम्मी नज़र आ रही थी, इसलिए मैंने खुद अपनी जेब से उनके पैसे दे दिए थे और टिकट वसूल करके आगे की लाइन में चला गया था। दिल में काफ़ी उदासी थी। मम्मी की बातों ने मेरा दिमाग काफ़ी ख़राब किया हुआ था। जिस तरह से मेरी पत्नी मेरी मम्मी के साथ बर्ताव कर रही थी, कुछ मंजर तो मैं अपनी आंखों से भी देख आया था और कुछ मम्मी ने बताकर मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया। ऐसे ही काफ़ी देर तक मैं टिकट वगैरह ही वसूल करता रहा था और फिर मैं जाकर बैठ गया। अगले स्टेशन पर जैसे ही गाड़ी रुकी, मैं फ़ौरन से उतर गया था और इरादा अब दूसरी ट्रेन पर चढ़ने का था ताकि वापसी हो सके। उससे पहले मैं केबिन में गया था, वहाँ पर अपनी हाजिरी लगाई और हाल संभाल कर दूसरे ट्रेन में आ गया था। ये ट्रेन आगे आधे घंटे बाद चलने वाली थी। मैं एक बार फिर से सच में खो गया था। कुछ सोचकर मैंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और अपनी पत्नी को मिलाया था। 2 बैल के बाद उसने कॉल रिसीव कर ली। वो कुछ कहती इससे पहले ही मैंने बोला कि देखो सुनिधि, मैंने कुछ सोचकर तुम्हें फ़ोन किया है। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात को समझोगी। मेरी आवाज़ सुनते ही वो बोली कि पता है, अपनी मम्मी के लिए ही फ़ोन किया होगा कि मैं उनका ख्याल रखूं। देखो सुमित, ऐसा नहीं होता। मैं भी चाहती हूँ कि अपने बच्चे और पति के साथ एक सुकून भरी ज़िंदगी गुजारूं, लेकिन तुम्हारी मम्मी मेरे सर पर सवार हो गई हैं। उनका कुछ बंदोबस्त करो। उसकी बात सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया था और मैं बहुत गुस्से के लहजे में बोला कि खामोश, बिल्कुल चुप, आवाज़ भी नहीं आए तुम्हारी। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? वो मेरी मम्मी है। ऐसे कैसे तुम उनके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल कर सकती हो? जबकि वो फौरन से बोली, अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो फिर मुझे छोड़ दीजिए,
मैं अपनी मम्मी के घर चली जाती हूँ, क्योंकि मेरा आपकी मम्मी के साथ बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। हर छोटी बात पर वो टोकती हैं, हर बात पर मेरे बच्चे को डांट देती हैं। मैं कब तक उनका ऐसा व्यवहार बर्दाश्त करती रहूंगी? जबकि मैं फौरन से बोला कि वो तुम्हारा बेटा है तो उनका पोता भी लगता है। ये बात भूलो मत तुम। और वो घर मेरी मम्मी के नाम पर है, उनका कोई बंदोबस्त नहीं कर सकता। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरी मम्मी को समझना ही होगा। मुझे इतनी तकलीफ मत दो सुनिधि, कि मैं अपना काम भी सुकून से नहीं कर सकूं। मेरी बात सुनकर वो फौरन से बोली, मैंने आपको कोई तकलीफ नहीं दी है। आप घर से जा रहे थे तब भी मैंने आपकी मम्मी के बारे में कोई भी बुराई नहीं की। आप ही सारी रात उनके पास रहे, उन्होंने आपके कान भरे हैं। जब तो आप सुबह ही मुझसे लड़ रहे थे और अब भी पत्नी से बात करने की जगह अपनी मम्मी का ही टॉपिक लिए हुए बैठे हैं। वो औरत ही ठीक नहीं है, हर वक्त आपके कान भरती रहती है। फिर आप कहते हैं कि मैं बुरी हूँ। वो कुछ और कहती इससे पहले ही मैं बोला था, बस बहुत हो गया, अब तुम कोई भी उल्टी सीधी बात नहीं करोगी। मैंने तुम्हें फ़ोन इसलिए किया है कि मम्मी का ख्याल रखना। आज रात में ही मैं वापस आ जाऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि मुझे तुम्हारी तरफ से भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ये कहते ही मैंने फ़ोन गुस्से में बंद कर दिया था। पर मुझे यकीन था ये औरत इतनी जालिम है कि मेरी मम्मी भूखी मर जाएंगी पर ये खाना नहीं देगी। अगर कोई चीज़ उसको बुरी लग जाती थी तो वो किसी भी कीमत पर नहीं करती थी, चाहे मैं उसको मार लूँ, उस पर चीख लूँ या फिर छोड़ने की भी धमकी दे दूँ। यही सोचकर मैंने पड़ोस की आंटी विभा आंटी को फ़ोन किया था। मेरी पहली कॉल पर ही उन्होंने फ़ोन रिसीव कर लिया था। वो हेलो कहती, इससे पहले ही मैंने उनको नमस्ते बोला और कहा कि आंटी, मैंने आपको बहुत उम्मीद से फ़ोन किया है, आप मना नहीं करना। मेरी बात सुनकर फ़ौरन से वो बोली कि क्यों बेटा, क्या हुआ है? कुछ लम्हे मैं खामोश रहा था, फिर बोला कि आप मेरी मम्मी को दोपहर का खाना पहुंचा देंगी क्या? आप जानती तो हैं सुनिधि की आदत कैसी है, वो और मम्मी उनकी बनती ही नहीं है। आंटी आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जबकि वो मेरी बात सुनकर बोली कि बेटा, मैं तो पहुंचा दूंगी, रोज़ मैं ही तो देती हूँ, फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अपनी पत्नी को समझाओ, तुम्हारी माँ ने ही आज तुम्हें इस जगह तक पहुँचाया है। तुम्हारे बाप के मर जाने के बावजूद उसने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा था, हमेशा तुम्हारे लिए एक पैर पर खड़ी रही। अब तुम्हारा ही फर्ज बनता है कि उसके बुढ़ापे का सहारा बनो। अब हर रोज़ एक पड़ोसी तो खाना पहुँचाते हुए अच्छा नहीं लगता। उनकी बात सुनकर मैं फ़ौरन परेशान होकर बोला कि क्या मतलब है आपका? आप मम्मी को रोज़ खाना देती हैं? मेरी बात सुनकर वो बोली कि हाँ, तुम अपनी मम्मी को जो खर्च के पैसे देते हो, उसमें से ही कुछ पैसे वो मुझे देती हैं, ताकि मैं रोज़ उनको दोपहर का खाना पहुँचाऊँ। तुम्हारी पत्नी तो उसको बिल्कुल भी खाना नहीं देती, बस तुम्हारे सामने ही नाश्ता देने का ड्रामा करती है। तुम्हारी मम्मी ने मुझसे मना किया था तुम्हें बताने से, पर देखो बेटा, मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी तो 2 बेटे हैं, लेकिन मेरे बेटों की पत्नियां कभी भी ऐसा नहीं करती और ना ही कर सकती हैं, बल्कि वो तो तुम्हारी माँ का भी ख्याल रखती हैं। तुम ज़रा अपने घर पर थोड़ा सा ध्यान दो, पत्नी के साथ साथ मम्मी को भी समझो। मोहब्बत की वजह से अपनी माँ को ऐसे मत छोड़ो, ऊपर वाला माफ़ नहीं करेगा तुम्हें। उनकी बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मुझे अब समझ आया था कि मेरी मम्मी इतना विभा आंटी की बहू की बातें क्यों करती रहती थी। यानी खाना देने वाली वो थी, क्योंकि जो खाना देगा इंसान उसका ही जिक्र ज्यादा करेगा। मुझे ये बात अब समझ आने लगी थी। काफी देर तक मैं बिल्कुल सुन बैठा रहा और फिर जैसे ही ट्रेन का ऐलान हुआ, मैं खामोशी से टिकट लेने वापस पहुंच गया था। और फिर जैसे ही ट्रेन का ऐलान हुआ, मैं खामोशी से टिकट लेने के लिए पहुंच गया था। लेकिन मेरा दिल अंदर से रो रहा था। मैं काफ़ी उदास हो गया था, आंखों में आंसू भी आ गए थे। अगर इंसान का हमसफ़र गलत निकल आए तो सारी ज़िंदगी के लिए पछतावा ही रह जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। थोड़ी देर के बाद ही अनाउंसमेंट हो गई, जिसकी वजह से मुझे अपना ध्यान काम पर लगाना पड़ा था। ना चाहते हुए भी अपने आंसू को अंदर ही समा गया। थोड़ी देर के बाद मैं उठ गया था और सबसे टिकट वसूल करने लगा। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। रात 8 बजे मेरी एक और ट्रेन में ड्यूटी थी, पर मैंने मना कर दिया था क्योंकि मुझे अब घर पर ही जाना था। मैं जैसे ही ट्रेन से उतरकर बाहर निकला, अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ गई थी। सुबह जब मैं ट्रेन में चढ़ा था, जब भी मैंने उस लड़की को वहाँ पर बैठे हुए देखा था और अब भी वो ऐसे ही बैठी थी। नज़र जैसे ही उसकी मुझसे टकराई, वो घबराकर अपनी जगह से खड़ी हुई और फौरन ही भीड़ में गायब हो गई थी। जबकि एक लम्हे के लिए मुझे हैरानी भी हुई कि ये क्या तरीका है, पर मैंने अपना सर झटक दिया।
शायद मेरा वहम था। फिर मैं खामोशी से बाहर आया, अपनी गाड़ी निकाली और घर की तरफ चला गया। आज मैंने तय कर लिया था, अपनी पत्नी से बात करके रहूंगा। उससे पूछूंगा कि वो चाह क्या रही है। मेरी मम्मी को अगर उसने बर्दाश्त नहीं करना तो मुझे आज साफ साफ बता दे, ताकि मैं उनका कोई बंदोबस्त कर लूं या फिर उसका कोई बंदोबस्त करूं, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा परवाह थी। इस बात में शक नहीं कि वो कहीं ना कहीं ठीक थी, लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं है क्या कि वो मेरी मम्मी को संभाले। पर मैं उसको हुक्म दे रहा था, उसके लिए ज़रूरी था कि वो मेरी मम्मी का ख्याल रखे। ख्याल भी कुछ ज़्यादा नहीं था, सिर्फ सुबह का नाश्ता देना, दोपहर का खाना देना और रात का खाना देना। उसके अलावा मेरी मम्मी उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करती थी। मेरी मम्मी के कपड़े धोने के लिए एक औरत आती थी, उनके जिस्म की मालिश के लिए भी एक औरत आती थी, उनके कमरे की सफाई के लिए भी एक औरत आती थी। सबको पैसे मैं अपनी जेब से ही देता था, सिर्फ इसलिए कि मेरी पत्नी को कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन अगर वो मेरी मम्मी को खाना भी नहीं देगी तो फिर एक ऐसी औरत का क्या ही फ़ायदा। कहीं ना कहीं शादी तो मैंने अपनी मम्मी के लिए ही की थी। पापा के जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई थी। हाथ पांव बिल्कुल बेजान हो गए थे। यही वजह थी कि मैंने शादी की थी, कि शायद एक औरत से दिल बहल जाए। लेकिन वो औरत ही मेरी मम्मी को बेजान रख रही थी, तो फिर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था। एक लंबा सफ़र तय करके मैं घर पर पहुंच गया। मैं अंदर दाखिल हुआ तो मेरी मम्मी के कमरे से चीखो पुकार की आवाज़ आ रही थी। मेरा छोटा मासूम सा बच्चा दरवाजे पर खड़ा हुआ रो रहा था और अंदर मेरी पत्नी चीख रही थी। मैं दरवाजे के पास पहुंचा तो अगला लम्हा मेरे लिए मौत जैसा था। उसने मेरी मम्मी को बाजू से पकड़ रखा था, वो उन पर हाथ उठाती जब मैं पीछे से चीख गया, ये क्या कर रही हो, पीछे हटो। मेरी आवाज़ सुनते ही वो घबराकर दूर हो गई थी और मुझे देखते हुए कुछ लम्हे के लिए हैरान हो गई। फिर हड़बड़ाए हुए लहजे में बोली, ये मुझे और आपके बेटे को मार रही थी, इसलिए मैंने उनका हाथ पकड़ा था। जबकि मैं बोला कि झूठ कहने की ज़रूरत नहीं है, मम्मी तो अपने बिस्तर से ठीक तरह से उठ भी नहीं सकती, वो तुम पर हाथ क्या ही उठाएंगी। और तुम मेरी मम्मी को मारने लगी थी। अगर उन्होंने तुम पर हाथ उठाया भी था तो तुम मुझसे शिकायत करती, मैं खुद उनसे सवाल जवाब करता। बदले में क्या तुम भी मेरी मम्मी को मारोगी? वो रोते हुए बोली कि मुझे माफ़ कर दीजिए, वो आपके बेटे को भी मार रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। कोई भी माँ अपनी औलाद पर हाथ उठाना बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जबकि मैंने दुख से भरी निगाहों से अपनी पत्नी को देखा था। जिस औरत पर मैं इतना भरोसा करता था, वो मेरे पीछे मेरी मम्मी के साथ ऐसा करती। मैं एकदम से अपनी मम्मी की तरफ बढ़ा, जो खड़ी हुई बुरी तरह से रो रही थी। मैंने फौरन अपनी माँ को गले से लगा लिया और सर थपथपाते हुए बोला कि बस मम्मी, मैं आ गया हूँ, करता हूँ उसका बंदोबस्त, आप चुप हो जाइए। तो वो बोली कि कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, किसी का बंदोबस्त करने की, तुम बस मेरा बंदोबस्त कर दो, मुझे नहीं रहना इस घर में। ये घर तुम्हारे बाप ने बनाया था तुम्हारे लिए। वो मुझसे हमेशा एक बात कहते थे कि ये मेरे बेटे का घर है, यहाँ उसका ख़ानदान आबाद होगा। उनको अपनी पत्नी की भी कोई फिक्र नहीं थी, जब भी तो मुझे अकेला छोड़कर मुझसे पहले इस दुनिया से चले गए। मुझे अब किसी की कोई फिक्र नहीं है। मुझे छोड़ आओ ओल्ड एज होम में, जहाँ सारे बूढ़े लोग रहते हैं। उनकी बात सुनकर मैंने नम आंखों से अपनी पत्नी को देखा था और दहाड़ते हुए बोला कि जाओ यहाँ से, आता हूँ तुमसे बात करने के लिए। जबकि वो घबराई हुई निकल गई थी। शायद उसको अंदाज़ा नहीं था कि मैं रात में ही वापस आ जाऊंगा। मेरी मम्मी मेरा हाथ थामकर मेरे साथ बिस्तर पर बैठते हुए बोली कि बेटा, मैं सच कह रही हूँ, यहाँ रहना परेशानी का हल नहीं है। तुम्हारा बच्चा भी बड़ा हो रहा है, कुछ टाइम बाद उसको भी कमरा चाहिए होगा, तो मेरा बंदोबस्त कर दो। विभा बता रही थी कि उसके जानने वाली दो औरतें भी वहाँ पर रहती हैं। वहाँ उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। मैं भी वहाँ पर रह लूँगी और तुम्हें कभी कोई दोष नहीं दूंगी, क्योंकि तुमने मेरा ख्याल रखने के लिए बहुत कुछ किया। उनकी बात सुनते ही मैं गुस्से से बोला कि नहीं मम्मी, आपके लिए मैं एक नर्स रखूँगा और उस औरत को आज ही मैं अपने घर से निकाल दूंगा। एक ऐसी औरत को अपने घर में नहीं रखना जो मेरी मम्मी को ही तकलीफ पहुँचा रही हो। उसको अब अपने घर में जगह नहीं दूंगा। जबकि मेरी मम्मी सर ना में हिलाते हुए बोली कि चुप हो जाओ बेटा, तुम्हें बिना वजह में उल्टी सीधी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा घर बर्बाद हो जाए। मेरी तो अब उम्र गुजर चुकी है, तुम अपनी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से गुजारो। उसने कभी भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। आज पता नहीं उसको गुस्सा आ गया था, क्योंकि विभा की बहू मेरे पास आकर बैठ गई थी। खैर, अब तुमने जो देखा तो कुछ और ही कहने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम मेरा बंदोबस्त करो, मैं अपना सामान बांध रही हूँ।
उनकी बात सुनते ही मैं तड़प कर बोला कि ऊपर वाले के वास्ते मम्मी, मुझे इतना शर्मिंदा मत करो। प्लीज़, आप कहीं भी नहीं जाएंगी और उस औरत का दिमाग तो मैं आज ठीक करूँगा। वो अगर मेरे लिए ज़रूरी है तो मेरी मम्मी भी मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो मेरी ज़िंदगी में है तो सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप उससे मेरी शादी नहीं करती तो मैं उसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजारता। मेरी मम्मी मुझे समझने लगी थी, पर मैंने उनको खामोश कर दिया। मैं अपनी मम्मी के बिना रहने का सोच भी नहीं सकता था। थोड़ी देर में उनके पास बैठा और फिर उठकर अपनी पत्नी के कमरे की तरफ बढ़ गया। इरादा आज उसे साफ साफ बात करने का था। मैं अभी कमरे में दाखिल हुआ तो वो ज़मीन पर बैठी हुई बुरी तरह से रो रही थी। मुझे देखते ही उसने मेरे पाँव पकड़ लिए थे और आंसू बहाते हुए बोली कि सुमित, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आपकी मम्मी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं रखना चाहिए था। बस मुझे बुरा लगता है कि वो मेरी जगह दूसरे की बहू को ज़्यादा दर्जा देती हैं। आप खुद बताइए, ये नाइंसाफ़ी है। मैं उनकी बहू हूँ, वो मुझे बहू क्यों नहीं समझती? जबकि मैं उसको देखते ही कड़वे लहजे में बोला, क्योंकि तुम्हारा किरदार अच्छा नहीं है। अगर तुम बहू की जगह उनकी बेटी बन जाओ तो वो तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा अहमियत देंगी। तुम उनको सास के रूप में ही देख रही हो, जो गलत है। तुमने कभी भी उनको माँ नहीं समझा। हमेशा तुम उनके साथ बदतमीजी करती आई हो। तुमने कभी उनको अपना नहीं समझा। तुम में बिल्कुल अपनापन नहीं है। आज तुम मेरी मम्मी पर हाथ उठाने लगी थी, ये नौबत आ गई है। जबकि वो एक बार फिर से मेरा पाँव पकड़ते हुए बोली कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं अब दोबारा से कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। उसका रोना देखकर मैं खामोश हो गया था। वैसे भी मम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया था कि तुम जल्दी में कोई भी गलत कदम नहीं उठाओगे, इसलिए मैं रुक गया था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरी रात मेरी बहुत ज़्यादा अजीब गुजरी। कुछ देर मैं अपनी पत्नी के पास बैठा था और फिर अपनी मम्मी के पास आ गया। उनकी एक ही जिद थी कि मुझे ओल्ड एज होम छोड़ आओ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। मैंने बहुत मुश्किल से उनको संभाला। अगली सुबह मैं वक्त से पहले अपने काम के लिए निकल गया था और अपनी पत्नी को सख्ती से मैंने मना किया था कि अब तुम मम्मी के साथ बुरा व्यवहार नहीं रखोगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी माँ के लिए मिन्नतें करने पर वो राज़ी हो गई। फिर मैं स्टेशन आ गया। अभी मैं स्टेशन में दाखिल ही हुआ था जब अचानक से मेरी नज़र उस बेंच पर पड़ गई जहाँ मैंने कल एक औरत को देखा था, जो मुझे देखकर घबराकर भीड़ में खो गई। और इत्तेफाक के तौर पर वो औरत अभी भी वहीं पर बैठी हुई थी। आंखों में थकान, झुके हुए सर पर चेहरे पर चादर थी। उसको देखकर ही पता चल रहा था कि वो काफ़ी परेशान है। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस औरत के पास जाऊं, उससे पूछूं कि क्या वजह है, तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों लग रही हो। पर मैं रुक गया था, कहीं वो मेरे जाने से घबरा नहीं जाए। लेकिन उसको देखकर ऐसा लगता था जैसे मैंने उस औरत को कहीं देखा है। मैं बहाने से उसकी तरफ बढ़ने लगा, जब अचानक से वो मुझे देखकर अपनी जगह से खड़ी हो गई और दूसरी तरफ मुड़कर बैठ गई थी। मुझे उस औरत को देखकर अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। उसको देखकर ऐसा लगता था जैसे कुछ तो है जो ये औरत मुझसे छुपा रही है। मैं सर झटककर अपने काम की तरफ बढ़ गया, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, कुछ है जो वो मुझसे छुपा रही है। फिलहाल मैं अपनी परेशानियों में खुद इतना ज़्यादा घिर गया कि मैंने ध्यान देना ज़रूरी ही नहीं समझा। कुछ ही देर में ट्रेन की अनाउंसमेंट हो गई थी और वो चल पड़ी, जबकि उस औरत पर एक भरपूर निगाह में डाला हुआ था, और फिर अपनी ट्रेन में चढ़ गया। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। मेरी वापसी तकरीबन 8 घंटे बाद हुई, लेकिन वो औरत अब भी वहीं पर बैठी हुई थी। मेरा दिमाग खराब होने लगा। ये औरत गई क्यों नहीं? कल भी यहीं पर थी, अब भी यहीं पर है, और मैंने अब तक उसको कुछ खाते पीते भी नहीं देखा। फिलहाल मैं काफ़ी थका हुआ था, इसलिए अपने केबिन में चला गया, पर अब बेचैनी मेरे वजूद पर छा गई थी। कुछ सोचकर मैं कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ा और फुटेज देखने लगा। क्या ये औरत इस टाइम के बीच कहीं पर गई थी या फिर बैठी ही रही? मेरे कंट्रोल रूम के एक आदमी से काफ़ी अच्छी बातचीत थी। मेरी दरख्वास्त पर उसने मुझे फ़ोटो दिखाई। लगता था 8 घंटे से वो औरत वहीं पर भूखी प्यासी बैठी हुई थी, बस उसी जगह को देख रही थी जहाँ से मैं गया। मेरा दिल अब बेचैन होने लगा। आखिर ये कौन है? शायद ये मेरे इंतज़ार में है। इतनी देर भूख प्यास से इंसान की हालत ख़राब हो जाती है, और जिस तरह से उसका हुलिया था ये बता रहा था कि वो औरत किसी शरीफ घराने की है, पर उसके फटे हुए दुपट्टे से ये भी जाहिर था कि वो गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है। कुछ लम्हे मैं वहीं पर खड़ा रहा, उस औरत को फुटेज में देखता रहा था और फिर कुछ सोचकर बाहर आ गया। इरादा अब उस औरत से बात करने का था।
मैं एक राहगीर की सूरत में ही उस औरत से पूछना चाहता था कि आप कौन हो और यहाँ पर इतनी देर से क्यों बैठी हुई हो? अगर कोई परेशानी है या किसी का इंतज़ार कर रही हो तो मुझे बताओ, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। मैं बाहर आया तो वो औरत वहाँ पर मौजूद नहीं थी, शायद अपने घर चली गई। रात के 10 बज रहे थे। मुझे थोड़ी देर में अगली ट्रेन के लिए निकलना था, पर अचानक से मेरा मोबाइल फ़ोन रिंग होने लगा। मैंने मोबाइल निकाला तो सामने से विभा आंटी की कॉल आ रही थी। मैंने फ़ौरन कॉल रिसीव की। मैं कुछ कहता दूसरी तरफ से उनकी रोती हुई आवाज़ आई, तुम जहाँ भी हो जल्दी से अस्पताल पहुँचो। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी मम्मी का सर फाड़ दिया है। उनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। मैंने तो तुमसे कहा था कि अपनी पत्नी पर ध्यान दो। मैं अपने बेटों के साथ उनको अस्पताल लेकर आई हूँ। उनकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो, आसमान मेरे सर पर आकर गिर गया हो। पहले पापा मर गए, अब मम्मी, ये ख्याल ही मेरी आत्मा को हिला गया। मैं बिना कुछ भी सोचे समझे घर के लिए भागा था। सिर्फ एक मैसेज मैंने स्टाफ में छोड़ दिया कि इमरजेंसी में घर जाना पड़ रहा है। इतना मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं ठहरता, अपनी गैर हाजिरी लगवाता, फिर जाता। मैं फ़ौरन ही हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। सोच सोच कर मेरी जान निकलती जा रही थी। एक लंबा सफ़र तय करके मैं अस्पताल पहुंचा। मुझे रास्ते में ही विभा आंटी के बेटे ने हॉस्पिटल का एड्रेस सेंड कर दिया था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो सामने रिसेप्शन पर मेरी पत्नी खड़ी हुई थी। दिल चाह रहा था कि उसका मुंह नोच लूं, उसको मारूं, पर फिलहाल मैंने उसको नज़रअंदाज किया। बिना जांच पड़ताल के मैं कभी किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता था। मुझे पता था यह हरकत ज़रूर उसने ही की होगी, पर फिलहाल मैंने अपनी मम्मी पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी समझा। रिसेप्शन पर मैंने अपनी मम्मी का बताया तो उन्होंने साइड फ्लोर पर जाने का बोला। वो आईसीयू में थीं। मैं बिना सोचे समझे दीवानों की तरह ऊपर की तरफ भागा था। लिफ्ट के पास काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रही थी, इसलिए मैं सीधा सीढ़ियों से गया। मेरी हालत एक ऐसे इंसान की तरह हो रही थी कि अगर उसको बेहतर की खबर नहीं मिली तो वो मर ही जाएगा। मैं जल्दी जल्दी वहाँ पर पहुँचा तो सामने ही मुझे विभा आंटी बैठी हुई नजर आईं। वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से रो रही थी। मम्मी से उनका बहुत कम टाइम में इतना अच्छा ताल्लुक बन गया था। मुझे देखते ही वो मेरे गले से लग गईं। जबकि मैं बोला कि मम्मी कैसी हैं, कहाँ पर हैं? वो रोते हुए बोली कि तुम्हारी माँ बाल बाल बच गई है। ऊपर वाला तुम्हारी पत्नी को उसका नतीजा ज़रूर दिखाएगा। पर मुझे यकीन नहीं आता कोई औरत इतनी भी जालिम हो सकती है। मेरी बहू तुम्हारी मम्मी को दोपहर का खाना देने के लिए आई थी। उसको ये बात इतनी बुरी लगी कि उसने तुम्हारी मम्मी पर हमला कर दिया। वो तो ऊपर वाले का एहसान है कि मैं शाम में चाय लेकर तुम्हारी मम्मी के पास पहुंच गई। मुझे क्या पता था कि वो मुझे ऐसी हालत में मिलेंगी। मैंने फ़ौरन से अपने बेटों को फ़ोन किया और उनके साथ हॉस्पिटल आ गई। काफ़ी खर्चा हो गया है बेटा, तुम मेरे बेटों को दे देना। मेरे पैसे होते तो मैं कभी भी तुमसे ये बात नहीं कहती। उनकी बात सुनकर मैं फ़ौरन से बोला कि हाँ आंटी, मैं आपका हमेशा एहसानमंद हूँ। आपका एक एक पैसा आपको वापस कर दूंगा। मेरी मम्मी कैसी हैं? वो बोली अब बेहतर है। जब भी डॉक्टर ने आईसीयू रूम में रखा है, आज वो वहीं पर रहेंगी। सुबह को डिस्चार्ज किया जाएगा। तुम अब अपनी पत्नी की तरफ थोड़ा ध्यान दे दो। उनकी बात सुनकर मैंने सर हाँ में हिलाया और नीचे आ गया। मेरी पत्नी अभी रिसेप्शन के पास ही परेशान सी खड़ी हुई थी। कदम पर कदम चलता हुआ उसके पास पहुंचा। वो रोने लगी थी, डर से दीवार के साथ लगती जा रही थी। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो जमीन पर बैठती चली गई और कानों पर हाथ रखकर चिल्लाने लगी थी, जिसकी वजह से बहुत भीड़ आ गई। मैं उसके करीब भी नहीं गया था। मुझे समझ आ गया कि यहाँ भी वो कोई ड्रामेबाजी करेगी, पर अचानक उसकी नाक से खून निकलने लगा तो मैं घबराकर उसकी तरफ बढ़ गया। वो मुझे देखते हुए बोली कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, ये सब मुझसे अनजाने में हुआ। मैं अपनी हरकत पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ। ये कहते कहते अचानक ही वो मेरी बाहों में बेहोश हो गई थी। मैं फ़ौरन से उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसका चेकअप वगैरह किया गया और फिर जो बात डॉक्टर ने मुझे बताई वो सुनकर मैं हैरान रह गया। वो बोले कि इनको दिमागी मर्ज है। ये एक ऐसे मर्ज में है जिसका इलाज अब जिंदगी भर नहीं है। ये दिमागी मरीज बन गई हैं। ये अपने तौर पर बातें सोचकर उन पर रिएक्शन देंगी। अगर कोई बात कर रहा होगा तो उनको लगेगा कि वो उन्हीं के बारे में बुराई कर रहा है। अगर कोई उनके खिलाफ जा रहा होगा तो वो उनके बारे में गलत गलत मतलब निकालेंगी। फिलहाल आप इनको किसी दिमागी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दीजिए, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं।
मैं डॉक्टर की बात सुनकर बिल्कुल सुन्न हो गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से रिएक्ट करूं। यानी मेरी पत्नी का व्यवहार इसीलिए खराब हो रहा था कि वो दिमागी मर्ज में है। कुछ देर तक मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, पर फिर सर हिलाकर खामोशी से वहां से निकल आया। फिलहाल मैं अपनी पत्नी के घर वालों से बात करना चाहता था और उस औरत से रिश्ता खत्म कर देना चाहता था। वो पागल थी या नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अब मैं उससे और कोई ताल्लुक नहीं रख सकता था। उसने मेरी मम्मी पर हाथ उठाया और मैं मरकर भी ये भूल नहीं सकता था। अगले दिन ही हमें छुट्टी मिल गई। मैंने अगले दिन ही उसके घर वालों से बात की और उसको भेज दिया। 2 दिन तक मैं मम्मी की खिदमत करता रहा और फिर एक काबिल भरोसे वाली औरत को मम्मी के साथ रखकर मैं अपने काम पर निकल गया। मुझे अपने बेटे का अफसोस था, लेकिन मैं क्या करता, मैं मजबूर था। आज भी मामूल के मुताबिक स्टेशन पर काफ़ी भीड़ थी, पर मेरी नज़र जैसे ही उस बेंच पर गई, इस बार मैं अपनी जगह से हिल नहीं पाया था। वो लड़की आज भी वहीं पर बैठी हुई थी। कुछ सोचकर मैं सीधा एक दुकान पर गया, वहां से चाय और केक लिया और उस औरत की तरफ बढ़ गया था। न जाने उसने कुछ खाया था या नहीं, पर मुझे अब बेचैनी सी होने लगी थी। मैं उसके पास पहुंचा तो वो गड़बड़ा गई थी और उठकर जाने लगी। तो मैं एकदम से बोला कि मैडम, ठहर जाइए, मुझे आपसे बात करनी है। मैं कई दिनों से आपको यहाँ पर बैठे हुए देखता हूँ। कई ट्रेनें यहाँ से गुजर गईं, पर आपने किसी भी ट्रेन में सवारी नहीं की, ना आपका कोई रिश्तेदार आया। बस आप भूखी प्यासी यहाँ बैठी रहती हैं। आपको देखकर ऐसा भी लगता है जैसे मैंने आपको कहीं पर पहले देखा है। आप कौन हैं? उसने एकदम से मेरी तरफ देखा, जब अचानक मुझे अपना दिल तेज धड़कता हुआ महसूस होने लगा। मैं कुछ कहता, जब मेरा हाथ पकड़कर वो बोली, क्या सच में आप मुझे नहीं पहचानते? उसकी आवाज़ सुनकर मुझे करंट लग गया। उसने मेरे सामने अपना दुपट्टा हटाया और अगला लम्हा मेरे लिए मौत जैसा था। सामने कोई और नहीं बल्कि मेरी मंगेतर खड़ी हुई थी। इसके बारे में अफवाह फैली हुई थी कि वो मर गई है, लेकिन वो जिंदा सलामत मेरे सामने खड़ी हुई थी। कुछ लम्हे में बोल ही नहीं पाया। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो बोली कि आप हैरान होंगे कि मरे हुए इंसान जिंदा कैसे हो गए। आपकी मम्मी की पसंद आपके सामने कैसे खड़ी है? मैंने सर हाँ में हिलाया तो वो बोली, यहाँ जो मैं कई दिनों से आ रही हूँ, आपसे ही बात करने के लिए आती हूँ, लेकिन जब आपको देखती हूँ तो हिम्मत ही नहीं होती। कई साल से मैं एक इंसान की कैद में थी। वो मेरे साथ जुल्म करता था। कहने को उसने पूरे खानदान के सामने मुझसे शादी की थी, पर वो मुझे लेकर चला गया। मुझे लगा कि शायद अकेले रहना पसंद हो, पर उसने वहां जाकर जो खबर मुझे दी, वो सुनकर मैं हैरान रह गई। वो औरतों से इसी तरह शादी करता था और फिर उनको तकलीफ पहुंचाता था। बाद में उन्हें बेच देता था, उनका कत्ल भी कर दिया करता। लेकिन उस इंसान को मुझसे प्यार हो गया था, इसलिए उसने मुझे मारा नहीं, पर एक कमरे में कैद कर दिया। मेरी आंखों के सामने कई लड़कियां मौत की नींद सोईं और मैं कुछ नहीं कर पाई। पर कहते हैं ना कि बुराई ज्यादा दिन नहीं टिकती। मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई थी। इसी घर में वो माल खरीदने के लिए आया था। मेरी आंखों से उसे भी प्यार हो गया था और इस प्यार के बदले में उसने मुझे वहां से रिहाई दिलाई। पर मैं उसको धोखा देकर सीधा पुलिस स्टेशन गई और उन सब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाकर उनके पूरे गैंग को पकड़वाया। लेकिन आप तक पहुंचते पहुंचते मुझे बहुत वक्त हो गया। मैंने उन सालों के बीच सिर्फ आपसे प्यार किया। मुझे नहीं पता कि अब आप शादीशुदा हो या नहीं, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वो मंगनी मेरे लिए बहुत अहमियत की थी, आपने तोड़ दी थी, मैं जानती हूँ। लेकिन क्या अभी भी वो अपनी बात पूरी करती? जब ट्रेन की अनाउंसमेंट होने लगी थी और मैं पत्थर बना हुआ उस लड़की की बातें सुन रहा था, मुझे भी याद था जब ऐलान हुआ कि वो मर गई है। मेरी माँ बहुत ज़्यादा रोई। मेरी माँ सुहाना को बहुत पसंद करती थी। कुछ लम्हे तक मैं खामोश रहा। फिर उसके घर वालों के बारे में पूछा तो उसने बहुत ही दुखी लहजे में बताया कि उसके घर वाले उससे कांटेक्ट नहीं रखना चाहते। उनको डर लगता है क्योंकि मैं उस गैंग में रहकर आई हूँ जो लोगों का कत्ल करते हैं। तो क्या आप मुझे अपनाओगे या फिर आप भी मुझे धुतकार दोगे? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या फैसला करूं। लेकिन जिस तकलीफ से मेरी मम्मी गुजर रही थी, उस वक्त अगर एक मनचाही औरत उन्हें मिल जाए तो वो ठीक हो सकती थी। मैंने उसी पल हाँ कह दी थी और उसी लिए उसको लेकर अपने घर आ गया। मम्मी ने जब सुहाना को देखा तो वो बहुत रोईं, उसको सीने से लगा लिया और मेरी शादी सादगी से उसके साथ हो गई थी। अगले दिन मेरी सास मेरा बेटा मेरे हवाले करके चली गई। सुनिधि को तलाक तो मैंने पहले ही दे दी थी। वो मुंह बनाती हुई गई थी और ये भी कहकर कि अब हमें तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना, जबकि मैंने भी अपने बेटे को कबूल किया और बाद में मुझे पता चला कि उस औरत को कोई दिमागी बीमारी नहीं थी। ये सब उन्हीं के घर वालों की एक चाल थी।
डॉक्टर को खरीदना, उसके मुंह से ये शब्द निकलवाना, ये सब उन्हीं के घर वालों की प्लानिंग थी। उस औरत को मेरी मम्मी से बिना वजह चिढ़ना पसंद था। ऐसी औरतें हमेशा अकेली रह जाती हैं। मैं अब इस लड़की के साथ खुश हूँ। वो बहुत अच्छी और भली है। उसने मेरी मम्मी को भी संभाला, मेरे बच्चे को भी माँ का प्यार दिया। खैर से अब वो भी प्रेग्नेंट है। जल्द ही हम दोबारा से माँ बाप बनने वाले हैं। अब ऊपर वाले से प्रार्थना है कि मेरी जिंदगी में खुशियाँ ही हों। मैं अब आप सबसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप पत्नी पर माँ को दर्जा नहीं दें, लेकिन इतना अंधा मत बनिए कि आपकी मम्मी तकलीफ से गुजर रही हैं, लेकिन आप सिर्फ पत्नी को देख रहे हैं। कभी भी माँ के ऊपर पत्नी को नहीं आने दीजिए। सुहाना के आने के बाद जैसे इस घर में फिर से जान सी लौट आई थी। पहले जो दीवारें खामोश थीं, जो रसोई में सिर्फ बर्तनों की आवाज़ गूंजती थी, अब वहाँ हंसी की आवाज़ें आने लगीं। मम्मी के चेहरे पर भी अब थकान की जगह एक शांति थी। वो अक्सर कहती कि मुझे लगता है जैसे मेरी बेटी लौट आई हो, और जब वो ऐसा कहती तो सुहाना बिना कुछ बोले उनकी गोद में सिर रख देती। वो पल इतने शांत और खूबसूरत होते कि मेरा दिल बस उन्हें देखकर भर आता। सुहाना का व्यवहार अब बिल्कुल बदल चुका था। जिस लड़की ने कभी रिश्तों पर भरोसा खो दिया था, वो अब रिश्तों की मालकिन बन चुकी थी। सुबह जल्दी उठना, मम्मी की दवा समय पर देना, फिर मेरे बेटे के लिए नाश्ता तैयार करना, वो सब कुछ ऐसे करती थी जैसे ही उसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं बल्कि दिल का सुकून हो। कभी कभी मैं दरवाजे के पीछे खड़ा होकर उसे बस देखता रहता। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे वो अपनी पिछली गलतियों की भरपाई हर छोटे काम से करना चाहती हो। एक दिन मैं ऑफिस से लौटा तो देखा कि मम्मी और सुहाना आंगन में बैठी थी। मम्मी की गोद में पुराना एल्बम खुला पड़ा था और दोनों पुराने फोटोज देख देख कर हंस रही थी। मम्मी उसे मेरे बचपन की तस्वीरें दिखा रही थी कि देखो, ये तुम्हारे सुमित का पहला स्कूल डे था, और ये जब उसने पहली बार साइकिल चलाना सीखा तब गिर पड़ा था। सुहाना हर तस्वीर को ध्यान से देख रही थी, जैसे उनमें मेरी जिंदगी का हर पहलू समझना चाहती हो। वो हल्की हंसी में बोली, मम्मी अब तो मुझे लगता है कि मैं इन्हें बचपन से जानती हूँ। मम्मी ने उसके सर पर प्यार से हाथ रखा कि बेटा, अगर पहले तुम होती ना तो शायद मेरे बेटे की जिंदगी इतनी अधूरी नहीं रहती। उन दोनों की बातें सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। मैं चुपचाप दरवाजे पर खड़ा था और मुझे लगा कि जैसे ऊपर वाला आखिरकार मेरी जिंदगी को वो सुकून दे रहा है जिसका मैंने न जाने कब से इंतजार किया था। कभी कभी इंसान को नई खुशियां पाने से ज्यादा जरूरत होती है पुरानी तकलीफों से सुकून की, और अब लगता था वो सुकून मुझे मिल गया है। वक्त बीतता गया, दिन हफ्तों में और हफ्तों महीनों में बदल गए। सुहाना के चेहरे पर अब एक नई चमक थी। वो थकती तो थी, पर उसके चेहरे पर शिकायत का नाम नहीं था। कभी कभी मम्मी उसे डांट देती कि इतना मत काम करो बहू, पर वो मुस्कुराकर कहती कि मम्मी, जब मैं काम करती हूँ तो आपको हंसते हुए देखती हूँ, बस उसी में थकान उतर जाती है। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए मैंने उसे बालकनी में बैठे देखा। वो हवा में हाथ फैलाए आसमान की तरफ देख रही थी। शाम का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उसकी किरणें उसके चेहरे को सुनहरा बना रही थी। मैं उसके पास जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। वो मुस्कुराई और बोली, जानते हैं सुमित, जब मैं कैद में थी तो आसमान देखने की बहुत तमन्ना होती थी। वहां सिर्फ दीवारें थीं, कोई रोशनी नहीं, बस अंधेरा। मैं सोचती थी कि अगर कभी बाहर निकली तो सबसे पहले सूरज की रोशनी में बैठूंगी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सुकून और दर्द दोनों थे। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, अब ये आसमान तुम्हारा है सुहाना, अब कोई दीवार तुम्हें रोक नहीं सकती। वो मुस्कुराई, वो मुस्कान जिसमें राहत थी पर साथ ही वो दर्द भी जो किसी को दिखता नहीं। लेकिन जब डॉक्टर ने बताया था कि सुहाना माँ बनने वाली है, तो वो खबर सुनकर घर में जैसे फिर से रोशनी भर गई। मम्मी की आंखों से खुशी के आंसू झड़ने लगे। उन्होंने सुहाना को गले से लगाया था और बोली, अब तो मेरे पोते के कदमों की आहट भी सुनाई देने लगी थी। सुहाना की आंखें झुकी हुई थी, पर उनमें चमक थी, जैसे वो पहली बार खुद पर यकीन कर रही हो कि वो भी इस घर की खुशियों का हिस्सा है। उस रात में उसके पास बैठा हुआ था। उसने मेरा हाथ पकड़कर बहुत धीमे से कहा कि सुमित, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो मम्मी का और बच्चे का ध्यान रखना। मैंने झट से उसकी बात काटी कि ऐसी बातें मत करो सुहाना। वो बोली कि नहीं, सुनो, मैंने बहुत दर्द देखा है। कभी कभी डर लगता है कि खुशी मेरी किस्मत में नहीं रहती। मैंने उसकी आंखों में देखा कि अब डरने की कोई वजह नहीं है। अब तुम्हारी किस्मत मैं हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो मुस्कुराई और उसकी आंखों से आंसू लुढ़ककर मेरे हाथ पर गिर पड़ा। मैंने उस आंसू को अपनी उंगलियों से पोंछा और मन ही मन कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब उसको कभी दर्द नहीं होने दूंगा। ऐसे ही वक्त बीता और डिलीवरी का दिन आ गया।
रात भर अस्पताल की बेंच पर बैठा रहा। मम्मी मेरे बगल में थी। हर बार जब डिलीवरी रूम का दरवाज़ा खुलता, मैं सांस रोक लेता। जब नर्स बाहर आई और मुस्कुराकर बोली कि बधाई हो, बेटा हुआ है, तो मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। मम्मी रो पड़ी, सुहाना के लिए प्रार्थना मांगने लगी। जब मैंने पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया तो लगा जैसे मेरी जिंदगी का सारा अधूरापन पूरा हो गया हो। सुहाना ने मुझे देखा, मुस्कुराई और कहने लगी कि देखो, ये तुम्हारे हिस्से की खुशियां हैं। मुझे तो लगा था कि मैं इस दुनिया में बस दर्द बांटने के लिए आई हूँ, लेकिन अब लगता है कि ऊपर वाले ने मुझे सुकून लौटाने के लिए भेजा है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैं उसके माथे को चूम कर बोला कि तुम मेरे घर की रोशनी हो सुहाना, तुम्हारे बिना ये घर फिर अंधेरा हो जाता। अब सालों गुजर चुके हैं, मेरा बेटा बड़ा हो गया और मम्मी की गोद में खेलता रहता है। सुहाना हर सुबह पहले की तरह मम्मी के कमरे में जाती है, उनके बाल बनाती है, उन्हें हंसाती है। कभी कभी मैं बस उन्हें देखता रहता हूँ और सोचता हूँ, ये वही लड़की है जिसे दुनिया ने ठुकराया था और आज वही मेरी दुनिया है। उसने मेरी मम्मी को माँ का सुकून दिया, मेरे बेटे को माँ का प्यार और मुझे वो ज़िंदगी दी जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। आज जब मैं अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालता हूँ, तो बस इतना समझ आता है कि कभी-कभी रिश्ते टूटने के बाद ही सच्चे बनते हैं और जब कोई औरत अपने सारे दर्द के साथ भी घर को संभालती है, तो समझ लेना चाहिए कि वो सिर्फ पत्नी नहीं, वरदान होती है। दिन अब पहले जैसे नहीं रहे थे। घर में अब हर सुबह ताजगी लेकर आती। मम्मी की मुस्कान से दिन की शुरुआत होती थी। सुहाना के हाथों से बनी चाय की खुशबू पूरे घर में घुल जाती और मेरा बेटा अपनी तोतली जुबान में मम्मी दादी पुकारता हुआ इधर उधर भागता फिरता। कभी कभी लगता जैसे ऊपर वाले ने सच में मेरी हर अधूरी प्रार्थना सुन ली हो। सुहाना अब सिर्फ मेरी पत्नी नहीं रही थी, वो इस घर की सुकून भरी कहानी बन चुकी थी। मम्मी अक्सर कहती कि अब मुझे डर नहीं लगता बेटा, अगर मैं कल ना रहूं तो भी जानती हूँ मेरी बहू इस घर को माँ की तरह संभालेगी। और मैं हर बार यही कहता कि अब तो घर में दो माएँ हैं, एक आप और एक वो। ये सुनकर दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा देती। शाम को हम सब छत पर बैठते। सुहाना अपने बेटे को गोद में लिया आसमान में तारे गिनने की कोशिश करती और मैं बस उसे देखता रहता। वो चेहरे पर उतरी शांति मुझे हमेशा कुछ सिखा जाती थी। उसने मुझे समझाया कि सुकून दौलत से नहीं, रिश्तों की गर्माहट से मिलता है और शायद इसी वजह से आज मुझे जिंदगी खूबसूरत लगती है। कभी कभी सुहाना खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान देखती और धीमे से कहती कि अब मैं पूरी हूँ सुमित, अब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं। और मैं पीछे से जाकर बस उसके कंधे पर सर रख देता। वो पल इतने शांत होते थे कि जैसे वक्त ठहर गया हो। उस वक्त में ना कोई पास्ट रहता था, ना कोई डर, बस हम दोनों की सांसें और उनके बीच का सुकून। रात के आखिरी पहर जब सब सो जाते, तो मैं अपने कमरे की लाइट बंद करके बाहर के आंगन में खड़ा हो जाता। हवा में वही जानी पहचानी सी खुशबू थी जिसमें सुकून बसा था। मम्मी की प्रार्थनाएं, सुहाना की मुस्कान और बेटे की खिलखिलाहट मिलकर अब मेरी दुनिया बन चुकी थी। इस कहानी से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि रिश्ते सिर्फ नाम, कानून या रिवाज से नहीं बनते, बल्कि प्यार, समझ और अपनेपन से बनते हैं। जिंदगी में कभी कभी हम अपने सबसे करीब लोगों के साथ छोटे मोटे झगड़े, गुस्सा या गलतफहमी की वजह से गलत हो जाते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें समझें और उनके लिए दिल खोलें, तो टूटे हुए रिश्ते फिर से मजबूत हो सकते हैं। माफ़ करना और एक दूसरे को मौका देना किसी भी रिश्ते की असली ताकत होती है। हर किसी से गलतियां होती हैं, लेकिन प्यार और अपनेपन से उन्हें सही किया जा सकता है और घर में खुशियां लौट आती हैं। सच्चा सुकून और खुशी बाहर की दौलत, शोहरत या किसी चीज़ से नहीं मिलती। असली खुशी घर में अपने परिवार के बीच, बच्चों की हंसी में, माँ बाप के आशीर्वाद में और अपने साथी की मुस्कान में होती है। अगर हम अपने अपनों के लिए समय और प्यार निकालते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनका दर्द समझते हैं और उनका साथ देते हैं, तो हर मुश्किल धीरे धीरे हल्की लगने लगती है और दिल में सुकून भर जाता है। पास्ट चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों ना रहा हो, उनका सामना करना और उससे सीख लेना बहुत ज़रूरी है। जो लोग अपने पिछले कल से डरते हैं या उससे भागते हैं, वो कभी पूरी तरह खुश नहीं रह पाते। सुहाना की तरह अगर इंसान अपने पुराने डर और तकलीफ़ों का सामना करता है, तो वो मजबूत बनता है और ज़िंदगी में नई खुशियाँ पा सकता है। प्यार और अपनापन कभी भी ख़त्म नहीं होते। अगर हम अपने परिवार और अपने साथी के लिए खड़े रहते हैं, उनका दर्द समझते हैं और हर हाल में उनका साथ देते हैं, तो हर अंधेरा अपने आप रोशनी में बदल जाता है। खुशियाँ और भरोसा धीरे धीरे आते हैं और उन्हें पाने के लिए हौसला, समझ और सच्चा प्यार ज़रूरी होता है। सच्चा प्यार और परिवार सिर्फ अच्छे समय में साथ देने के लिए नहीं होते,
बल्कि मुश्किल समय में भी एक दूसरे का सहारा बनने के लिए होते हैं। जब हम अपने अपनों के लिए खड़े होते हैं, उनके दुख को समझते हैं और उनके लिए खुद को बलिदान करते हैं, तो जिंदगी सच में पूरी खुशहाल और सुकून से भर जाती है। इस कहानी का सबसे बड़ा मकसद यही है कि प्यार, अपनापन और परिवार की गर्माहट ही जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। इन्हें समझना, निभाना और इनके लिए जीना ही असली खुशी है। ये वही चीज़ें हैं जो हर मुश्किल, हर दर्द और हर परेशानी के बीच भी हमें खुश रहने का कारण देती हैं। अगर हम अपने रिश्तों को समझें, उनके लिए समय निकालें और अपने प्यार को दिल से निभाएं, तो जिंदगी हमेशा रोशन, शांत और सुकून से भरी बन जाती है। सच में, हम अपने रिश्तों को समझें और प्यार से निभाएं, तो जिंदगी हमेशा रोशन, खुशहाल और सुकून से भरी बनाई जा सकती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।